हेलो दोस्तों, और करें तैयारी में स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं एग्जामपीडिया का एमपी स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज और इस क्रम में आज देखेंगे मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण एमपी का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। इसमें मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक एस्पेक्ट की सारी न्यूज को हम कवर करेंगे। दोस्तों, इस यूनिट के हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। प्रदेश में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रदेश के समाज में आर्थिक विकास के विभिन्न पक्ष का आकलन करना, प्रदेश की प्रगति एवं समृद्धि हेतु नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धि और दिशा ज्ञात करना। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। तो एमपी का इकोनॉमिक सर्वे कौन इशू करता है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश करता है। अब हम देखते हैं आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, उसकी एक समीक्षा देख लेते हैं। सबसे पहले जीडीपी। तो भारत की जीडीपी को $5 ट्रिलियन का बनाने का हमारा उद्देश्य है। इस संकल्प में मध्य प्रदेश का योगदान कितना होगा? $550 बिलियन का योगदान मध्य प्रदेश का होगा। जो वर्ष 2022-23 के जो अग्रिम अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी में 21-22 की तुलना में जो करंट रेट है, प्रचलित भाव है, उसमें 16.43% का क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ है। और अगर हम बेस रेट पे देखें, फिक्स्ड प्राइस पे देखें, स्थिर भाव पे देखें, तो 7.6% का इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है। ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर हम बेस रेट पे चलते हैं, बेस आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में 10.43% की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जीडीपी में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 के अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 5.24% का इंक्रीज हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर में 5.42% का इंक्रीजमेंट हुआ है और टर्सरी तृतीयक क्षेत्र में 9.99% की क्या हुआ है? इंक्रीजमेंट हुआ है। तो हम देखेंगे किसमें विगत वर्ष की तुलना में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 5.24% का वृद्धि हुए, सेकेंडरी में द्वितीयक में 5.42 और तृतीयक में टर्शरी में 9.99% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम एमपी की प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम देखते हैं। तो जो 11-12 में थी, आधार वर्ष जब से लिए हैं हम, जब हमारा आधार वर्ष में 38,497 थी, जो अब बढ़ के 65,023 रुपए हो गया है। इस अवधि में के दौरान कितनी? 68.90% की वृद्धि हुई है। यहाँ इस हम टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि जो प्रचलित भाव पे 2022-23 की कितनी? 1,40,583, जो कि हमने बजट में देखा, जो पिछले की कंपेयर में 15.62% की वृद्धि हुई है। अगर स्थिर भाव में देखते हैं तो 21-22 की 61,534 थी और 22-23 की 65,023 हुई, जो कि 5.67% का इंक्रीजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त देखते हैं। तो 11-12 के जो पुनरीक्षित है, रिवाइज्ड एस्टीमेट है, उसके अनुसार राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट है, जीएसडीपी का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी का, वो कितना है? 4.8% रहने संभावित है। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना रहेगा? फिजिकल डेफिसिट जो जीएसडीपी का 4.8% रहने की संभावना है, ध्यान रखना है। अब 22-23 के बजट अनुमान के अनुसार जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो जीएसडीपी का कितना? 4.56 है। 21-22 में 4.18 और 22-23 में 4.56 रहना है क्या? फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट हम देखते हैं 15वें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए 21-22 और 22-23 के लिए राजकोषीय घाटे का सीमा कितना रखा है? 4% 21-22 के लिए रखा था और 22-23 के लिए कितना होना चाहिए? फिजिकल डेफिसिट 3.5 की, जो कि रिकमेंडेशन दिया था कौन? 15वां वित्त आयोग। और जो 23-24 और 25-26 के लिए कितना? 3% की सीमा की अनुशंसा की है और हमारा अभी कितना है? 4.56 है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं। तो 2022-23 बजट अनुमान में जो राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 1,95,179.67 करोड़ रुपए अनुमानित है, एस्टिमेट है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.68% की अधिक है। और 22-23 का जो लोन होगा, ऋण होगा, जीएसडीपी में कितना? 29% हो गया है, ध्यान रखना है। अब बचत एवं विनियोजन पे देखते हैं। तो जो हमारा ऋण जमा अनुपात है, ये देखना, ऋण जमा अनुपात है 72.66% है, जो राष्ट्रीय मानक 72.7% के समान ही है। ध्यान रखना है, एक
इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के 3 जिले में कहाँ बैतूल, इंदौर और विदिशा का चयन किया गया जहां 100% बचत और चालू खाता लेन देन डिजिटल है। मध्य प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं कौन? बैतूल, इंदौर और विदिशा, जहां पे 100% जो सेविंग और करंट अकाउंट का लेन देन क्या है? डिजिटल है। एक अन्य जिला सतना भी है जहां 100% डिजिटल जिले का दर्जा प्राप्त करने की पंक्ति में है और वर्तमान में यहाँ क्या 92% डिजिटल जिले का दर्जा प्राप्त कर चुका है। कौन? सतना। और 100% कौन है? बैतूल, इंदौर और विदिशा। ई रूपी क्या है? ये डिजिटल प्रणाली है जो कोविड-19 टीकाकरण के लिए कैशलेस भुगतान के लिए सक्षम बनाती है। अब कुछ हम देख लेते हैं प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में। राज्य की प्रमुख जो वाणिज्यिक फसलें हैं वो कौन है? सरसों, सोयाबीन, कपास है। तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। इसमें अगर देखें हम सरसों में हमने 29.38% की वृद्धि की है। सोयाबीन में 60% की इंक्रीजमेंट किया है। किसमें? 2020-21 में हम देखते हैं 2020-21 की तुलना में 21-22 में। और गन्ने में कितना? 19.967% का इंक्रीजमेंट किया है। ध्यान रख। अब हम कुछ जो प्रमुख कृषि की योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखते हैं तो ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई ये जान लेते हैं। तो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम और अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 में बीमित कृषकों को फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसका प्रारंभ 19 फरवरी 2015 से होता है। और तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड। इसका प्रारंभ अगस्त 1998 से होता है। फसल बीमा योजना 2016 से चालू हो रही है। मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 19 फरवरी 2015 से और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड अगस्त 1998 से प्रारंभ हो रहा है। अब हम पशुधन एवं डेयरी विकास में देखते हैं तो दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितना है? 591 ग्राम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पशुधन और कुक्कुट विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं। तो गोकुल ग्राम नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हो रही है कहाँ? रतौना जिला सागर में। रतौना जिला सागर में क्या हो रहा है? गोकुल ग्राम नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हो रही है। बीज उत्पादन में केंद्र की स्थापना आईवीएफ ईटीटी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हो रही? नौनेर जिला दतिया में हो रहा है। पोल्ट्री स्टेट किसे दिया गया दर्जा? पोल्ट्री स्टेट का दर्जा धार को दिया गया है। डेयरी स्टेट का दर्जा किसे दिया गया है? जबलपुर को दिया गया है। पशु आहार संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? कीरतपुर इटारसी में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं तरल नाइट्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है। तो एक कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3 संयंत्र लगाए जा रहे हैं। एक केंद्रीय वीर संग्रहालय भोपाल, दूसरा ग्वालियर और तीसरा सागर में तरल नाइट्रोजन संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत होगा क्या कि जो पशु चिकित्सा परिसर इंदौर में भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अब हम ग्रामीण विकास में देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से होती है और 22-23 में 1328 किलोमीटर के जो हमारा टारगेट था उसके सापेक्ष हमने 641 किलोमीटर की सड़क का हमने निर्माण किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से और 22-23 में 1328 क्या था टारगेट था, हमने अचीव कितना किया? 641 किलोमीटर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये वर्ष 2010-11 में प्रारंभ हुई। 2022 तक 8294 सड़कें बनाने के सड़कें और 19,138 किलोमीटर के कार्य हमने पूर्ण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। 1 अप्रैल 2016 में शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत 21-22 और 22-23 में मध्य प्रदेश में कम से 21-22 में कितना 5.60 लाख और 22-23 में 7.18 लाख आवास को क्या किए गए? वितरित किए गए। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? ग्रामीण में मध्य प्रदेश का द्वितीय चरण स्वच्छ भारत ग्रामीण का द्वितीय चरण। वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण चल रहा है जो कि अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ जो 24-25 तक लागू रहेगा। द्वितीय चरण का उद्देश्य क्या है? ग्राम को ओडीएफ प्लस बनाना। ओडीएफ प्लस बनाना जो इसका द्वितीय चरण का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं। 2024 इस योजना के माध्यम से 2024 तक के हम क्या करेंगे? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और अधोसंरचना की बात करें तो मध्य प्रदेश द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने राज्य की क्षमता को लाभ उठाने के लिए 2021 में जारी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत हो क्या रहा है कि जो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान हमारा 14.42.69% का हमारा योगदान है विनिर्माण क्षेत्र में जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद निर्माण क्षेत्र का है 39.94 है जो निर्माण क्षेत्र है और बिजली गैस
जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का योगदान 17.37% है। उद्योगों जो इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको समर्थन करने के लिए 231 औद्योगिक क्षेत्रों में जो एमएसएमई विभाग द्वारा 194, डीपीआईपी द्वारा 37, इसमें क्या किया जा रहा है, उद्योगों की अवसंरचना के लिए हम 6 फूड पार्क बना रहे हैं, 8 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं, 3 क्या बना रहे हैं, ड्राई पोर्ट बना रहे हैं, 1 स्टोन पार्क बना रहे हैं। अब पीथमपुर में एक ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप कर रहे हैं, 4 आईटी सेज डेवलप कर रहे हैं, जिसमें से इंदौर में एक सरकारी क्रिस्टल आईटी पार्क और 3 निजी रूप से संचालित सेज, जिसमें इंफोसिस, टीसीएस और इम्पैक्ट्स, और इंदौर के एक परिधान पार्क को अधिसूचित किया गया है। अब और क्या कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देशीय स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रस्तावित है, जो कि इंदौर राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक रत्न और ज्वेलरी पार्क भी होने जा रहा है। कहाँ पे, छिंदवाड़ा का जो सेज होगा। नेक्स्ट हम पर्यटन के लिए क्या कर रहे हैं, एडवेंचर और कैंपिंग नीति को लाए हैं, एडवेंचर और कैंपिंग नीति, जिससे टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जा सके। और नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 लाए हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की जो रोल है उसको बढ़ाने के लिए और अपने रिन्यूएबल टारगेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि 2030 तक हम अपनी एनर्जी का 50% जो होगा रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत में अभी जो कोयले की उपलब्धता और प्रचलित तकनीक प्रतिमान के कारण ऊर्जा उत्पादन में जो कुल स्थापित क्षमता का 63.3% योगदान किससे है, कोयला से बिजली उत्पादन में है। गैस आधारित विद्युत उत्पादन में जो कुल स्थापित क्षमता का अक्षय ऊर्जा का हिस्सा कितना है, 34.1% है। और हाइड्रो आधारित में हम कितना कर रहे हैं, 28,000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है हाइड्रो बेस्ड जो एनर्जी प्रोडक्शन है। अब हम आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में कितना, 8वें स्थान पर आता है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद सौर ऊर्जा में चौथे स्थान पे आता है। और इसने कितना, 61,660 मेगावाट की क्षमता के साथ यह देश में कुल सौर क्षमता का 8.2% है। वर्तमान में राज्य में उपलब्ध सौर क्षमता में लगभग 2.3% का उपयोग जो हमारे पास है सोलर कैपेसिटी, उसका हम 2.3% ही उपयोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी में, तो मध्य प्रदेश 2 वर्षों में एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी करता। अभी जनवरी 2023 में 7वें संस्करण में कितना निवेश आया, टोटल 15.42 लाख करोड़ रुपए का इंटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमको प्राप्त हुआ है। और व्यापार एक्सपोर्ट जो प्रमोशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है जो नीति आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। इसमें भारत का स्कोर 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। जैसे इसमें एक तो पॉलिसी नीति, व्यापार परिस्थिति तंत्र क्या है, निर्यात परिस्थिति तंत्र क्या है और निर्यात प्रदर्शन है। इस पे बेस्ड है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। और ईपीआई जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है, इसमें मध्य प्रदेश ने नीति स्तंभ 66.10 अपेक्षाकृत उच्च स्कोर प्राप्त किया है। और 2021 में कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का 2.1% योगदान था। और यह 49.47 समग्र स्कोर के साथ ईपीआई में किस नंबर पे है, 12वें स्थान पे है, ध्यान रखना है। और देश के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है, 1.9। देश के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है, 1.9% है। अब मध्य प्रदेश 42 उत्पादों को चैंपियन उत्पादन के रूप में पहचाना है, 42 उत्पादों को चैंपियन उत्पादों के रूप में पहचाना है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के सभी राज्यों में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पे है, ध्यान रखना है। हम रेलवे में देखते हैं डीजल लोकोमोटिव उपयोग किए जाने के कुछ महत्वपूर्ण घटकों में स्वदेशी निर्माण के उद्देश्य से विदिशा में डीजल लोकोमोटिव ट्रैक्शन अल्टरनेटर वर्कशॉप बनाया जा रहा है। और राज्य में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है, 5,150 किलोमीटर, जो कि देश में 5वां सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है मध्य प्रदेश में। अब हम नगरीय विकास के लिए देखते हैं, तो नगरीय विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को देखते हैं। पहले नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, इसके 3 कार्यक्रम है। इसमें अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन है, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान है, तीसरा स्मार्ट सिटी मिशन है। इसमें दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, इसका स्टेज 1, 2 और 3 है। तो नगरीय विकास और आवास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राज्य शासन ने शहरी बुनियादी ढांचे को विकास के लिए 2012 में सीएम शहरी अधोसंरचना विकास योजना शुरू की थी। अब एमपी में मेट्रो देखते हैं। एमपी में मेट्रो भोपाल और इंदौर में कुल 62.41 किलोमीटर की मेट्रो रेल परियोजना का कार्य चल रहा है। अब मेट्रो रेल परियोजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। यह केंद्र और राज्य शासन के बीच 50-50
का संयुक्त उद्यम है, ध्यान रखना है। अब मेट्रो रेल का नेटवर्क का पहला चरण सितंबर 2023 के अंत तक इंदौर और अक्टूबर 2023 के शुरुआत में भोपाल में प्रारंभ हो चुका, ध्यान रखना है। अब स्मार्ट सिटीज मिशन देखते हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश में 7 शहर हैं। कौन है? इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सागर है, सतना है और उज्जैन का चयन किया गया है। सामाजिक और आर्थिक विकास में हम देखते हैं तो सामाजिक क्षेत्र का कुल बजट कितना है? 2020-21 की तुलना में जो 22-23 में सामाजिक क्षेत्र की बचत में 29% की वृद्धि की गई है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के लिए आवंटित बजट वर्ष 22-23 में 20-21 की तुलना में 13% की 20-21 की तुलना में कितना 13% की वृद्धि हुई है। महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास अगर देखते हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना और अन्य प्रयासों के कारण जो लिंगानुपात है उसमें जो NFHS 4 है, कौन? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 है, उसमें 15-16 में 927 था। लिंगानुपात 15-16 में कितना था? 927 था, जो कि NFHS 5 में बढ़कर कितना हो गया है? 927 से 956 हो गया है, ध्यान रखना है। और अगर साक्षर महिलाओं का अनुपात देखते हैं तो NFHS 3 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में कितना था? साक्षर महिलाओं का अनुपात 44.4 था, जो NFHS 5 में 2019 से 21 तक के डाटा इसमें कितना हो गया है? 44.4 से बढ़ के 65.4 हो चुका है। और एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं, डिंडोरी जिले में क्या कर रहा है? पावरलूम तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ, एक संघ है पावरलूम तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ है। इसके द्वारा सैनिटरी नैपकिन यूनिट का संचालन किया जा रहा है। इससे जो सैनिटरी नैपकिन तैयार हो रही है उससे जो आंगनवाड़ी केंद्रों में उदिता कार्यक्रम है जिसका हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। युवा और सामाजिक बदलाव, मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए आवंटित बजट में वर्ष 2020-21 की तुलना में 22-23 में कुल बजट में कितना 1.39% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब सामाजिक सुरक्षा और न्याय के लिए जो योजनाएं हैं उन पे देखते हैं तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या निकाय योजना के तहत कितनी राशि दी जा रही थी? 55,000 गृहस्थी के लिए आर्थिक सहायता 55,000 उपलब्ध कराने हैं तो सामूहिक विवाह 55,000 है। इस 55,000 में जो आयोजन करेगा सामूहिक विवाह को उसको 6,000 जाएगा, 11,000 डायरेक्ट जो कन्या की अकाउंट होगा बैंक अकाउंट में जाएगा और शेष 38,000 जो मतलब वर वधु के उपहार के रूप में जो आयोजन करेगा उसके लिए जाएगा, मतलब पेरेंट्स को जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में तो स्वास्थ्य सेवा संचालनालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कुल 10,111 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, 1,415 प्राथमिक है PHCs हैं और 353 क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 135 सिविल अस्पताल है और 52 जिला अस्पताल है मध्य प्रदेश में। और कैंसर की देखभाल के लिए 51 जिलों में प्री कैंसर के उपचार हेतु थर्मल अब्लेशन डिवाइस के साथ डे केयर कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट भी स्थापित की गई, ध्यान रखना। और बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवर संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि रोग उन्मूलन का लक्ष्य जो हमें मीजल्स रुबेला को हम कब तक हमारा उन्मूलन का लक्ष्य है 2023 तक। और टीबी क्षय रोग का 2000 टीबी को हम कब फ्री हो जाएंगे? 2025 तक। कुष्ठ रोग मलेरिया और फाइलेरिया से 2030 तक। कुष्ठ रोग मलेरिया एवं फाइलेरिया से, ध्यान रखना है, कुष्ठ रोग मलेरिया एवं फाइलेरिया से 2030 तक होंगे। मीजल से कब तक होंगे? 2023 में मीजल से हम फ्री होंगे। टीबी से 2025 में फ्री होंगे और कुष्ठ रोग मलेरिया फाइलेरिया से 2030 में फ्री होंगे। अब हम मातृ स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 2004 से लेकर 6 में मध्य प्रदेश का जो MMR था, मातृ मृत्यु दर था, वो कितनी थी? 2004 से 6 के बीच में 335 था, जो 18 से 20 के बीच में कितनी हो गई है? 173 हो गई। 335 से घट के कितनी हो गई? 173 हो गई है। अगर हम NFHS 3 की बात करें तो NFHS 3 में हम किसकी बात कर रहे हैं? संस्थागत प्रसव कराने की बात कर रहे हैं। तो क्या इंक्रीजमेंट हुआ? NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में कहा गया था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है वो 26% हो रही है। और NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 में कहा गया कि कितने परसेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है? 90.7% संस्थागत प्रसव हो रहा है। इसी तरीके से हम बाल स्वास्थ्य पे बात करें तो नवजात मृत्यु दर जिसे हम NMR कहते हैं 15-16 में कितना था? 39.9 था, जो कि 19 से 21 बीच में 39 से कितना बढ़ के 29 हो गया, 39 से बढ़ के 29 हो गया NMR। दूसरा हम IMR देखते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर है 15-16 में कितनी थी? 15-16 में 51.2 थी प्रति हजार की बात कर रहे हैं और 19 से 21 में 51.2 से घट के कितना हो गई? 41.3 हो गई है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम बाल मृत्यु दर की तो 5 वर्ष से कम आयु प्रति हजार 64.6 से घटकर कितना हो गया? 49.2 हो गई है। बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु की जो होती है उसको बाल मृत्यु दर करते हैं। और 1 से 5 क्या इन्फेंट बोलते हैं, 0 से 5 को क्या, 0 से 1 ईयर को नवजात बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो हमने देख लिया। अब हम बाल मृत्यु दर देखते हैं तो कितनी थी?
64.6 से घटकर कितनी हो गई, 49.2 हो गई है। और कम वजन का जो रेट है वो कितना होगा, पहले कम वजन कितने थे, 48% से, अब कितने हो गए, 43% हो गए। और गंभीर कुपोषण में क्या बदलाव आया, 9.2% से घटकर कितने हो गए, 6.5%। और ये जो हम बदलाव देख रहे हैं किसके बीच में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के डाटा का बदलाव देख रहे हैं। मतलब अगर हमारा IMR नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 64.6 था, तो अब कितना हो गया, 49.2 हो गया। कम वजन के बच्चों का दर कितना था, 48% था, जो 5 में कितना हो गया, 43% हो गया। इस तरीके से हम ये बदलाव देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रदेश में सितंबर 2020 तक की स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म दर एवं मृत्यु दर, जन्म दर कितनी है, 24.1 है, और मृत्यु दर कितनी है, 6.5 रही है। इस अवधि में प्रति हजार जीवित जन्म शिशु मृत्यु दर कितनी, 46 से घटकर कितनी हो गई, 43 हो गई, ध्यान रखना है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश की जो शैक्षिक उपलब्धियां और विभिन्न कार्यक्रम जैसे शैक्षिक संवाद, आदर्श प्रश्नों का निर्माण, सतत अनुश्रवण और शिक्षकों को प्रोत्साहन में पूरे देश में कौन सा स्थान है, 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट, अगर उच्च शिक्षा की बात करूं, उच्च शिक्षा की बात करूं, तो 2021 की अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जो आशी रिपोर्ट है उसके अनुसार 2610 कॉलेज प्रति लाख आबादी पर और 29 कॉलेजों के साथ ये क्या है, 6वें स्थान पर है उच्च शिक्षा। अब हम प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन की बात करते हैं, तो सतत संसाधन प्रबंधन, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में राज्य सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य जो SDGs हैं कि व्यापक उद्देश्यों, विशेष रूप से भूमि पर जीवन के लक्ष्य 15 के लिए प्रतिबद्ध है। जो SDG का टारगेट 15 है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स 3.0, नीति आयोग का क्या, SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 के अनुसार मध्य प्रदेश का लक्ष्य 15 में 84 मतलब 15 में 84 मतलब 100 में से 84 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना है आपको। और वन्य प्राणी संरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण के लिए 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ये मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, 24 अभयारण्य है और 7 टाइगर रिजर्व है। साथ में 2 खरमोर पक्षी अभयारण्य है, 2 सोन चिड़िया पक्षी अभयारण्य है और 3 घड़ियाल अभयारण्य है। साथ में 2 राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म फॉसिल फ्यूल का नेशनल पार्क है 2। इसके साथ ही कई जगह पे 12 बताई जा रही है नेशनल पार्क की संख्या, बट मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में कितनी बताई गई है, 11 ही बताई गई। तो नेशनल पार्क 11 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 24 है, 7 टाइगर रिजर्व है, 2 खरमोर पक्षी का रिजर्व है, 2 सोन चिड़ैया पक्षी का रिजर्व है और 3 घड़ियाल रिजर्व है और 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं, ध्यान रखना है। अगर हम वन्य प्राणी गणना की बात करें तो जुलाई 2019 को घोषित बाघों की संख्या, जुलाई 2019 में बाघों की संख्या कितनी थी, 526 थी और गिद्ध कितनी थी, 9448 थी। अगर NTCA के 2022 में कुल बाघों की संख्या की बात करें तो टोटल बाघ कितने, 3682, जिसमें से मध्य प्रदेश में मैक्सिमम 785 है। जल संसाधन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश के 3 जो वेटलैंड साइट है, जिसमें से इंदौर की 2 साइट है, एक सिरपुर वेटलैंड, दूसरा यशवंत सागर वेटलैंड और एक शिवपुरी का सांक सागर। इसके साथ मध्य प्रदेश में अब टोटल कितनी हो गई हैं, कुल 4 मध्य प्रदेश में कुल 4 रामसर साइट हो गई हैं। और मध्य प्रदेश किसमें आ गया, 6वें। देश में हिमाचल प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश कितने, 6वें स्थान पे है। मध्य प्रदेश में कुल 4 रामसर साइट है, ध्यान रखना है। 2018 की नीति आयोग में अगर नीति आयोग की जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की बात करें तो गैर हिमालयी राज्यों में मध्य प्रदेश किसमें है, तीसरे स्थान पे है तथा उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य की सूची में रहा है। मध्य प्रदेश हाई परफॉर्मिंग स्टेट में रहा है, किसमें, कंपोजिट वाटर इंडेक्स में। अगर हम नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की बात करें तो 2018 में इस सूचकांक में गैर हिमालयी राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश कितने हैं, तीसरे स्थान के साथ उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। मिशन अमृत सरोवर की बात करें तो जल संरक्षण के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक देश के समस्त ग्रामीण जिलों में कम से कम 75 अमृत सरोवर मतलब तालाब बनाए गए हैं। कुल 50,000 तालाबों का निर्माण किए जाने का हमारा लक्ष्य है और इसमें अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का 2nd पोजीशन है। खनिज में बात करें तो मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्य है और इसकी बात करता हूं तो वित्तीय वर्ष 2021 में देखते हैं हीरा और कॉपर मैग्नीज, हीरा
और कॉपर, हीरा, कॉपर और मैग्नीज में पहला स्थान। पहला किसने? हीरा, कॉपर और मैग्नीज में पहला स्थान है। रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर में दूसरा स्थान है। कोयला में तीसरा स्थान है। लौह अयस्क में पांचवा है और बॉक्साइट में छठा स्थान है। इसको ध्यान रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है। हीरा, कॉपर और मैग्नीज में पहला, रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर में दूसरा, कोयला में तीसरा, लौह अयस्क में पांचवा और बॉक्साइट में छठवां स्थान है। अगर बात करें मध्य प्रदेश, कोयला के सकल उत्पादन में चौथा स्थान है। सकल उत्पादन में कौन सा है? ग्रॉस प्रोडक्शन में चौथा स्थान है। सामाजिक समावेशन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास में देखें तो रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगापुर सरकार से सहभागिता की है और संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बन रहा है? तो भोपाल में बन रहा है। भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। सुशासन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 430 लोक सेवा केंद्र और उप लोक सेवा केंद्र मध्य प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ संचालित कर रहा है। और पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण वितरण का कार्यक्रम है। इसमें पहले चरण में पहला स्थान था। पहले चरण में लोन 10,000 दिया जा रहा था, उसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। दूसरे चरण में लोन 20,000 का दिया जा रहा था, तो दूसरा स्थान था। और तीसरे चरण में लोन 50,000 का दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश का भी स्थान क्या है? तीसरा है। अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी में देखें तो मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2022 आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन। इसके तहत क्या किया जा रहा है? अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना किया जा रहा है और इसमें अटल टिंकरिंग लैब में क्या एक इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया जा रहा है। और इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है? ये ऐसे संस्थान होते हैं जो स्टार्टअप के विकास और उन्नत के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं और उनकी शुरुआती जो प्राइमरी स्टेज होता है उसमें संरक्षक के रूप में स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक अनिवार्य हिस्सा देते हैं। नेक्स्ट बात करें हम सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिक परिवेश में तो महाकौल लोक बनाया गया कब? 11 अक्टूबर 2022 को बनाया गया और 11 अक्टूबर 2022 को अगर हम 21 से तुलना करें तो 18 गुना ज्यादा पर्यटकों की संख्या बन गई महाकाल लोक बनने के बाद। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बिरसा मुंडा स्वरोजगार रोजगार योजना चालू कर रहे हैं। इसमें विनिर्माण गतिविधियों के लिए हम 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का सेवा व्यवसाय कोई सर्विस या की बिजनेस करने के लिए हम दे रहे हैं। इसके लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जा रही है। तरीके से दोस्तों हमने मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023 देखा और इसके संपूर्ण महत्वपूर्ण इवेंट को कवर किया। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।